नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम वित्तीय विवरणों का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके आज बहुत चयनात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने तुलन पत्र बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा, एसेट्स के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के उसके बारे में पढ़ा। तो उन सभी के आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है वो है वित्तीय विवरण में इनमें रुचि लेने वाले पक्षकारों के लिए होते हैं। देखिए, वित्तीय विवरणों में रुचि जो रखने वाले पक्षकार होते हैं वो आंतरिक पक्षकार और बाहरी पक्षकार होते हैं। अब जो दोनों पक्षकार होते हैं उनके लिए जो वित्तीय विवरण होते हैं वो क्या होते हैं? आधारभूत स्रोत होते हैं, बी गौण स्रोत होते हैं, तीन सहायक स्रोत होते हैं और द कोई नहीं। तो जो वित्तीय विवरण होते हैं, जो इनके जो उपयोगकर्ता पक्षकार है, चाहे वो आंतरिक हो बाहरी करते हो, उनके लिए वो क्या होता है? आधारभूत स्रोत होते हैं, क्योंकि इन्हीं विवरणों के आधार पर वो अपने निर्णय लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने बात किया था कि कंपनी के वित्तीय विवरणों में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल होते हैं। तो ए हो गया तुलन पत्र बैलेंस शीट, बी हो गया लाभ हानि का विवरण प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तीन हो गया रोकड़ बही कैश बुक और नंबर चार हो गया द रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा रोकड़ बही। रोकड़ बही है वो वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं होती, वो ऊपर वाले तीनों हैं वो वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है वो कहता है कि यह विवरण जो कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को दर्शाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है कि कंपनी के जो संपत्तियां और दायित्व है वो कंपनी की बैलेंस शीट में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इसमें पूछा गया वह विवरण जो कंपनी की संपत्तियों के दायित्व को दर्शाता है, तो उत्तर होगा बैलेंस शीट चिट्ठा तुलन पत्र। प्रश्न संख्या 4 है वो कहती है कि आर्थिक चिट्ठे में स्थगित कर दायित्वों को किस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो स्थगित कर दायित्व क्या होता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होता है। तो हमने बात की थी कि जब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत नॉन करंट लायबिलिटीज बनाते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत हम क्या दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिखाते हैं। तो जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है वो क्या होता है कि जब लेखांकन आय होती है वो कर योग्य आय से ज्यादा होती है, तब क्या उत्पन्न होता है? स्थगित कर दायित्व डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर होगा गैर चालू दायित्व। पांचवा प्रश्न है कंपनी का चिट्ठा कितने प्रारूपों में बनाया जा सकता है? तो कंपनी का चिट्ठा है वो शीर्ष प्रारूप में बनाया जाता है। किसमें? शीर्ष प्रारूप में बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, एक। छठा प्रश्न है संशोधित चिट्ठी में व्यापारिक देयता को बताया जाता है संचयवाधिक्य में, चालू दायित्व में, दीर्घकालीन दायित्व में से घटाकर, संपत्ति में से घटाकर। देखिए, जो व्यापारिक देयता है वो किस में दिखाई जाएगी? संचयवाधिक्य में नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि इसमें तो रिजर्व एंड सरप्लस से संबंधित जो मदे हैं वो आते हैं, सारे रिजर्व एंड सरप्लस आता है। चालू देयता में क्या आएगा? और दीर्घकालीन दायित्व में से घटाकर, संपत्ति में से घटाकर। तो इसको हम शामिल करेंगे चालू दायित्व में शामिल करेंगे। तो व्यापारिक देयता क्या होता है? ट्रेड पेबल्स होता है। और ट्रेड पेबल के अंतर्गत क्या होता है? क्रेडिटर और बीपी को हम शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? क्रेडिटर प्लस बीपी को हम किस में शामिल करेंगे? व्यापारिक देयता में शामिल करेंगे। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि वर्तमान में लाभ हानि खाते का नाम है। देखिए, वर्तमान में जो लाभ हानि खाता है उसको हम क्या कहते हैं? लाभ हानि विवरण कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आठवां प्रश्न है कि वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं व्यवसाय के प्रारंभ के समय, लेखा वर्ष के अंत में, व्यवसाय के समापन के समय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भी वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है वो लेखा वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा लेखा वर्ष के अंत में, 31 मार्च को हम तैयार करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोजिंग होता है उस समय हम तैयार करते हैं वित्तीय विवरणों को। नवा प्रश्न है कंपनी के स्वामी कहलाते हैं अंशधारी, ऋणदाता, लेनदार, उपयुक्त सभी दे। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। ऋणदाता क्या होते हैं? कंपनी में लेनदार होते हैं। ऋणदाता को, जो ऋणदाता होते हैं उसको हम किस में शामिल करते हैं?
जो ऋण होते हैं उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज में शामिल करते हैं। अंशधारी होते हैं वो किस में होता है, शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 10वां के वित्तीय विवरण उपयोगी होते हैं। तो वित्तीय विवरण अभी हमने बात की, आंतरिक उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी होता है, बाहरी पक्षकारों के लिए उपयोगकर्ता होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है, कर्मचारियों के लिए बिल्कुल उपयोगी होता है, प्रबंधकों के लिए भी उपयोगी होता है और अंशधारियों के लिए भी उपयोगी होता है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या 11 वो कहता है कि आर्थिक तुलन पत्र में सामान्य संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। देखिए सामान्य संचय को जितने भी संचय होते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, उन सभी को हम संचय एवं आदि के रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं। संचय अधिक को अन्य किस नाम से हम लिखते हैं, आरक्षित एवं अधिशेष के नाम से भी लिखते हैं। तो संचय या अधिक बोल दो या आरक्षित एवं अधिशेष बोल दो, उसके अंतर्गत दिखाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत जनरल रिजर्व को दिखाया जाता है। सामान्य संचय क्या हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, और इसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं। 12वां प्रश्न, कंपनी के तुलन पत्र में क्षमता एवं दायित्व भाग में मुख्य शीर्षकों की संख्या होती है। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज का ये पूछ रहा है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हमने देखा था, पढ़ा था कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। तो आंसर तो इसका क्या होगा, द होगा। कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, नंबर सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज और नंबर फोर्थ करंट लायबिलिटीज। इन 4 भागों में हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज को बांटते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है तो उत्पन्न होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने अभी जो जस्ट पीछे प्रश्न था 6 नंबर या 7 नंबर, उसमें दिया था कि जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है तो स्थगित कर दायित्व डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज उत्पन्न होता है। और इसको किस में दिखाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाते हैं। तो आंसर होगा ए। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यय कर्मचारी हित का व्यय नहीं है। देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं कर्मचारी हित व्यय की, तो ऐसे व्यय तो कर्मचारी के कल्याण और कर्मचारियों से संबंधित है तो उनको हम कर्मचारी हित व्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो वेतन है तो वेतन कर्मचारियों को दिया जाता है, भविष्य निधि में अंशदान है वो भी कर्मचारियों को दी जाती है, ग्रेजुएट का भुगतान है वो भी कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन कारखाने की मशीन का मरम्मत है ये कर्मचारी हित व्यय नहीं है। तो इसका आंसर होगा स, कारखाने की मशीन की मरम्मत। कारखाने की मशीन की मरम्मत किस में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। 15वां प्रश्न, कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के तुलन पत्र को प्रस्तुत किया जाता है। देखिए अभी हमने बताया था कि कंपनी का जो तुलन पत्र है वो एक ही प्रारूप में बनता है और वो भी कौन सा, शीर्ष प्रारूप में बनता है। किस प्रारूप में, शीर्ष प्रारूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो 16 है वो कहती है कि कंपनी के तुलन पत्र में संपत्तियों के निर्धारित क्रम में कौन सी संपत्तियां सबसे पहले दिखाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थी हमने एसेट्स जब पढ़ा है तो नंबर 1 पर तो नॉन करंट एसेट्स और नंबर 2 पर करंट एसेट्स आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गैर चालू संपत्तियां। इसमें पूछा है कि सबसे पहले कौन सी दिखेगी, तो नॉन करंट एसेट्स ही दिखेगी नंबर 1, और फिर क्या आती है, करंट एसेट्स आती है। ठीक है। नंबर 17 कहता है कि कंपनी के तुलन पत्र को स्थायी संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है। कंपनी के तुलन पत्र में को स्थायी संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब देखिए ख्याति है वो भी स्थायी संपत्ति है, एकस्व वो भी स्थायी संपत्ति है, और वाहन है वो भी स्थायी संपत्ति है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ख्याति और एकस्व है वो तो अमूर्त इंटेंजिबल एसेट्स है, और वाहन है वो मूर्त टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है। लेकिन ये सभी क्या स्थायी संपत्ति है, इसके लिए आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगर प्रश्न ये होता है इसमें कि मूर्त स्थायी संपत्ति, तो वाहन तो मूर्त स्थायी संपत्ति है और ख्याति और एकस्व वो अमूर्त इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है। 18वां प्रश्न है, कंपनी के तुलन पत्र में अदत्त याचना को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। देखिए अदत्त याचना यानी कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर को संचय एवं अधिक के, अंश पूंजी, आकस्मिक दायित्व, अल्पकालीन, तो संचय एवं इसको अदत्त याचना को कॉल्स इन एरियर को हम किस में दिखाएंगे, अंश पूंजी के अंतर्गत दिखाएंगे, शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। 19वां प्रश्न अगला, कंपनी के तुलन पत्र में अग्रिम याचना को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। यानी कॉल्स इन एडवांस के लिए बोल रहा है ये। अग्रिम याचना का मतलब कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो गया, दायित्व हो गया। तो दायित्व हो गया तो इसको हम किस में दिखाएंगे, चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाएंगे। 20वां प्रश्न है वो कहता है कि कंपनी के तुलन पत्र में अल्पकालीन ऋण को
शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो अल्पकालीन ऋण है वो किस में दिखाएगा? चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाएगा या गैर चालू? तो चालू दायित्व के अंतर्गत हम दिखाएंगे। और दीर्घकालीन ऋण होता है तो किसके अंतर्गत आता? गैर चालू दायित्व के अंतर्गत आता। तो कंपनी के तुलन पत्र में अल्पकालीन ऋण को चालू दायित्व शीर्ष के अंतर्गत हम दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि कंपनी के तुलन पत्र में अंश ऋण खाते को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? कंपनी के जो अंश है उसका फॉरफिचर किया जाता है, उसको फॉरफिटेड करते हैं। तो जो राशि है, अंशों के हरण की राशि है, उसको किस खाते के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो उसको अंश पूंजी खाते के अंतर्गत दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है? अंश पूंजी खाते के अंतर्गत दिखाया जाता है। 22वां प्रश्न है, कंपनी के तुलन पत्र में प्रतिभूति प्रीमियम संचय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि सभी संचय और सरप्लस है वो संचय एवं आदि के रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस। अगला प्रश्न है, कंपनी के तुलन पत्र में पूर्वदत्त व्यय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? देखिए, पूर्वदत्त व्यय है वो एक तरीके से क्या हमारी चालू संपत्ति है। ऐसा खर्चा जो हुआ नहीं है लेकिन हमने एडवांस में चुका दिया, तो वो क्या होता है? चालू संपत्ति होती है। और चालू में भी कौन सी? अन्य चालू संपत्ति होती है, अदर करंट एसेट्स होती है। तो इसका आंसर होगा अदर करंट एसेट्स है। अगला जो प्रश्न है कि कंपनी का तुलन पत्र बनाते समय निम्न मदों में से किस मद को गैर चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाते हैं? देखिए, विनियोगों को, फिर पब्लिक की जमा राशि को, घोषित लाभांश को, कर आयोजन को। तो विनियोगों को तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हम दिखाएंगे। घोषित लाभांश को हम किस में दिखाएंगे? घोषित लाभांश यानी जो हमने लाभांश डिक्लेयर कर दिया है उसको दिखाएंगे। इसके अलावा जो कर आयोजन है उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत दिखाएंगे। तो जो पब्लिक डिपॉजिट्स है, सार्वजनिक जमा है, पब्लिक की जमा राशि है, उसको हम गैर चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाएंगे। गैर चालू दायित्व के अंतर्गत लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गए, ये सारे गैर चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं। अगला जो 25वां प्रश्न है वो है कि कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तावित लाभांश को टिप्पणी में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? देखिए, प्रस्तावित लाभांश यानी जो लाभांश अभी तक प्रस्तावित है, हमने जिसकी घोषणा नहीं की है, तो वो एक तरीके से व्यापार के लिए क्या है? आकस्मिक दायित्व है। क्या है? आकस्मिक दायित्व है। तो इस आकस्मिक दायित्व को कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाएंगे चिट्ठे के नीचे नोट्स के रूप में। ठीक है। तो आकस्मिक दायित्व के अंतर्गत जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रस्तावित लाभांश, उसको हम किस में दिखाएंगे? आकस्मिक दायित्व के अंतर्गत चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में या नोट्स के रूप में दिखाएंगे। अगला जो प्रश्न है 26वां, वो कहता है कि कंपनी के तुलन पत्र में प्राप्य विपत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? देखिए, प्राप्य विपत्र यानी बीआर के लिए कह रहा है। तो बीआर किसके अंतर्गत आती है? बिल्स रिसीवेबल के अंतर्गत। जो व्यापारिक प्राप्यताएं हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है? डेटर्स और बीआर आता है। दोनों जोड़ के क्या बनती है? व्यापारिक प्राप्यताएं बनती है, ट्रेड रिसीवेबल बनती है। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत जो प्राप्य विपत्र है बीआर है, किस में आएगा? व्यापारिक प्राप्यताएं बिल्स ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन कहता है कि कंपनी के तुलन पत्र में ऋण पत्रों पर ब्याज अदत एवं देय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? देखिए, ऋण पत्रों पर ब्याज अदत एवं देय है तो वो हमारे लिए क्या है भाई? दायित्व है। दायित्व है तो भाई उसको चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा तो उसको किस में हम शामिल करेंगे? उसको हम अन्य चालू दायित्व के अंतर्गत शामिल करेंगे। जो अन्य चालू दायित्व अदर करंट लायबिलिटीज है उसके अंतर्गत जो ऋण पत्र या ऋणों का जो ब्याज है, बकाया है, उसको हम शामिल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 28 है वो कहती है कि पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया संचित लाभांश कंपनी के तुलन पत्र में दिखाया जाता है। तो जो बकाया संचित लाभांश है उसको हम वचनबद्धता के रूप में, कमिटमेंट्स के रूप में दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी का तुलन पत्र बनाते समय निम्न में से किस मद को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? देखिए, चालू दायित्व शीर्षक यानी करंट लायबिलिटीज की ये बात कर रहा है। तो प्रतिभूति प्रीमियम संचय ये तो आता है रिजर्व एंड सरप्लस में, ऋण पत्र आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म लोन में, पशुधन है वो भी किस में आता है? एक तरीके से संपत्ति होगी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी होगा।
30वां प्रश्न है कि कंपनी का तुलन पत्र बनाते समय प्रतिभूति प्रीमियम को निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो प्रतिभूति प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं। चालू दायित्व के अंतर्गत नहीं आएगा, अंश पूंजी के अंतर्गत भी नहीं आएगा, दीर्घकालीन ऋणों के अंतर्गत भी नहीं आएगा। तो उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम जो प्रतिभूति प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है, वो कहता है कि कंपनी के तुलन पत्र में निम्न में से किस मद को स्थायी परिसंपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। किस मद को स्थायी परिसंपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत यानी फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आता है। देखिए हमारे पास पहला अभिगोपन कमीशन, दूसरा विनियोग, तीसरा रहतिया और चौथा एकस्व। देखिए संपत्तियों की हम बात करते हैं तो अभिगोपन कमीशन संपत्ति नहीं है, विनियोग है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा, स्टॉक है वो करंट एसेट्स में आएगा, और एकस्व पेटेंट है ये क्या है, स्थायी संपत्ति है। ठीक है, लेकिन ये अमूर्त स्थायी संपत्ति है। तो हमसे ये नहीं पूछा कि अमूर्त या मूर्त के बारे में, तो हमसे पूछा गया स्थायी परिसंपत्ति में आएगा, तो उत्तर होगा पेटेंट, एकस्व। 32वां प्रश्न है, कंपनी के तुलन पत्र में व्यापारिक देयताएं जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखा जाता है। तो अभी हमने बात की थी कि जो व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल्स है वो करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आती है, चालू दायित्व के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, चालू दायित्व। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि कंपनी के तुलन पत्र में किस मद को स्थायी परिसंपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। स्थायी संपत्तियां, देखिए स्थायी संपत्ति मूर्त हो सकते अमूर्त हो सकते। तो पहला है संयंत्र या उपकरण, बिल्कुल ये स्थायी संपत्ति है। व्यापारिक रहतिया ये क्या है, करंट एसेट्स है। छोटे औजार ये भी क्या है, करंट एसेट्स है। और ऋण पत्र है वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, संयंत्र एवं उपकरण, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। 34वां प्रश्न है, वो कहता है 34वां प्रश्न कहता है कि कंपनी के तुलन पत्र में निम्न में से किस मद को गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटीज शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। यानी ऐसा कोई भी मद जो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत शीर्षक के अंतर्गत आता है वो कौन सा है। देखिए अल्पकालीन ऋण ये तो खुद करंट हो गया, अल्पकालीन आयोजन ये भी शॉर्ट टर्म हो गया, पूंजी संचय ये किस में जाता है, ये तो रिजर्व सरप्लस के अंतर्गत जाता है। तो बच्चा क्या, दीर्घकालीन ऋण, तो लॉन्ग टर्म लोन गैर चालू दायित्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हमने जो पहले क्लास में पढ़ा है जिसमें हमने तुलन पत्र के प्रारूप के बारे में, तुलन पत्र की प्रत्येक मद यानी बैलेंस शीट की प्रत्येक मद के बारे में पढ़ा है, तो आप उन क्लासों को एक बार जरूर देखें। तो वहाँ पर अब हमने जो भी